बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इर्तसाम्स बायोलॉजी। एसएलओज क्या हैं, 2023 के अंदर किस तरह से जो है वो पेपर सेटर पेपर को सेट करेगा, उसमें कितनी परसेंटेज होगी आपके पास नॉलेज बेस की, अंडरस्टैंडिंग बेस की और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस की। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा एसएलओज क्या हैं और कौन कौन सी बुक जो है वो आप फॉलो कर सकते हैं एसएलओज को जो है वो पढ़ने के लिए। क्या पेपर बुक के अंदर से आएगा या पेपर बुक के बाहर से भी आ सकता है। ये तमाम तर क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, इनका आंसर आपको इस वीडियो के अंदर मिलने जा रहा है। इससे प्रीवियस भी मैंने इसी तरह की 2 वीडियोज़ बनाई थी, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चन रह गए थे जो बाद में बच्चों ने मुझसे पूछे, तो मैं इस वीडियो के अंदर वो तकरीबन तमाम तर जो एसएलओज से रेलिवेंट है और 2023 का पेपर कैसे बनेगा, उसके अंदर परसेंटेज क्या है, वेटेज क्या है, सारी की सारी इस वीडियो के अंदर बात करने जा रहा हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे एसएलओज। एसएलओज हैं क्या जी? स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स होते हैं। मतलब मैं आपको एक लेक्चर पढ़ाता हूं या ये जो वीडियो है, जब आप ये पूरी सुनेंगे आपको समझ कितनी आई है। अगर तो आपको कंप्लीटली समझ आ गया तो आप इस वीडियो का जो जितने भी क्वेश्चंस होंगे इससे रेलिवेंट, उसके आंसर आपको ऑलरेडी पता होंगे। आपने लर्न क्या किया है, आपने सीखा क्या है, ये सारी बातें बेसिकली किसके अंदर आती हैं? स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। जो टीचर ने पढ़ा दिया वो तो पढ़ा दिया, अब टीचर किस एंगल से पढ़ा रहा है, कौन सी बुक को फॉलो कर रहा है और कितना मटेरियल आपको दे रहा है, जितना आप एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करने को बेसिकली, और उसके बारे में आप कितने पॉइंट्स दे सकते हैं, उसके बारे में आप क्या क्या बता सकते हैं। दीज आर कॉल्ड स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स। मैं बिल्कुल सादा से अल्फाज में, बिल्कुल डेफिनेशन नहीं आपको बता रहा, सिंपल बता रहा हूँ। ये आपके पास होती हैं स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स। अब उसके बाद देखते हैं कि 2023 के अंदर इनको कितना फॉलो किया जाएगा एसएलओज को। अगर आप देखते हैं कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है तो चैप्टर के स्टार्ट में ना, अगर आप मैट्रिक की बात करते हैं, यहाँ पे फिलहाल मैं आपको थोड़ी सी, चूँकि एफएससी के चैनल तो एफएससी का, लेकिन मैं आपको ना मैट्रिक की बुक पे अब उन्होंने मेंशन किया है 2023 की जो बुक्स आ रही हैं उसके ऊपर ना ऐसे एसएलओज लिखे हुए हैं, मैंने खुद पढ़े हैं। अब ये एसएलओज वो हैं जो बेसिकली क्या है, टॉपिक के नेम है, ये टॉपिक आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। वो ज़रूरी नहीं है कि आप पीटीबी से ही पढ़ें, आप उसको फेडरल की बुक से कर सकते हैं, केपीके की बुक से कर सकते हैं, बलोचिस्तान कहीं से भी, इंडियन ऑथर की बुक से कर सकते हैं, इंटरनेट से कर सकते हैं। आपको वो एसएलओज के बारे में कंफर्म पता होना चाहिए, वो आपको आने चाहिए। मतलब उस चैप्टर में आपने जो कुछ सीखना है वो वही पॉइंट्स होंगे और उसी की बेस पे जो है ना आपका जो पेपर वो बनेगा। इसका फ़ायदा क्या है? ये वो है कि अब आप क्या करने जा रहे हैं, वो रटलाइजेशन को ख़त्म करने जा रहे हैं। आपने क्या किया, एक कंसेप्चुअल स्टडी को लेकर आना है। पहले तो यूँ होता था कि ये सीधा डेफिनेशंस हैं, आप ये कर लें। एक चैप्टर में से हमने 20 से 25 डेफिनेशंस जो है उनको अलग किया होता था कि जो मस्ट है इसमें से 3 या 4 या 5 जो है वो आनी है। तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो रिपीट होती जा रही थी। अब बोर्ड ने इस पॉलिसी को चेंज किया। इसमें अब सबसे नुकसान किन का, जो रट्टा लगाते हैं, यहाँ पर अब कोई रट्टा लगाने वाला सीन नहीं होगा और कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है कि जिससे आप ये रेडी करें। ये आपकी बुक में से भी आ सकते हैं, किसी और बुक में से भी आ सकते हैं, बुक से अलहदा भी आ सकते हैं इसके बारे में क्वेश्चंस। अब एफएससी के लिए जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अब बच्चे जो हैं, ऑब्वियस सी बात है कि ये बच्चे जो हैं इन्होंने आगे एमडी कैट का टेस्ट देना है, इनके नंबर्स जो हैं वो ज़्यादा होने चाहिए, तो इनके लिए प्रॉब्लम होती है। मैट्रिक की तो चलो बात खैर है, तो हम अब बात करने जा रहे हैं एफएससी के बारे में कि किस तरह से आपने इसको जो है वो अपना स्टडी करनी है। सबसे पहले तो आपने कंसेप्चुअल स्टडी करनी है, जो आपके टीचर आपको पढ़ाएंगे आपने कॉन्सेप्ट को गेन करना है। बाद बच्चे बैठे होते हैं, अच्छा यार कर लेंगे, कोई नहीं, मेरा रट्टा बड़ा स्ट्रॉन्ग है, टीचर ने पढ़ा दिया तो कोई मसला नहीं है, नहीं सुनता मैं, मेरा नहीं ध्यान होता, क्यों मैं घर जाके याद कर लेता हूँ। तो वो बेटा अब सीन नहीं होने वाला। अब आपको अगर नेफ्रॉन की डेफिनेशन पहले आती थी तो अब नेफ्रॉन का पक्का पता होना चाहिए आपको कि ये क्या चीज़ है। वो नहीं होगा कि आपने बुक की जो लाइनिंग है वो लिख दी तो दैट्स इट, आप जो है ना वो क्लियर होने जा रहे हैं। तो आपका पेपर जो है वो उसमें आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन की सेंस को चेंज किया जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आप समझेंगे तो आपको ये अल्टीमेटली आपको ये लगेगा कि इसके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड नहीं लिख पाते, उनको अपनी वर्डिंग में लिखना आता होता है। तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने जा रहा है जो अपने पास से लिखते हैं, और मोस्टली बच्चे एफएससी में अपने पास से ही लिखते होते हैं। ये स्टडी जो है, ये एसएलओ जो है, इसका इस बेस पे जो पेपर बनेंगे इसको 3 फेजेस के अंदर डिवाइड किया गया। एकदम से ही नहीं आप पे मुसल्लत किया जाएगा कि आपने कंसेप्चुअल स्टडी करनी है, क्योंकि टीचर को भी तो टाइम देना है ना कि वो एसएलओज को इकट्ठा करे और डिफरेंट बुक से कंसर्न करे और फिर वो आपको पढ़ाए।
उससे आपका नॉलेज जो है वो बूस्ट होगा। अब फेज़ 1 जो था, जो गुजर गया 2022 के अंदर, जो था वो 70% नॉलेज बेस्ड था, 20% अंडरस्टैंडिंग था और 10% एप्लीकेशन बेस्ड था। यानी कि ये आसान था और ये दोनों डिफ़िकल्ट थे, इनकी परसेंटेज कम रखी गई। अब 2023 के अंदर देखिएगा जो आपका पेपर होने जा रहा है, नॉलेज बेस है 50%, अंडरस्टैंडिंग 35 और एप्लीकेशन 15। 2024 के अंदर ये 30% रह जाएगा, 50% अंडरस्टैंडिंग और 20% नॉलेज बेस आ जाएगा। ये क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, कैसे आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो आगे एग्जांपल्स मैंने कोट कर रखी हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। उसके बाद हम आते हैं कि पेपर की वेटेज क्या होती है, या है इस साल भी 20% आपके MCQs होंगे, 50% शॉर्ट क्वेश्चन और 30% आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। तो यही वजह टीचर्स कहते हैं कि अगर आप शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आप पेपर को 50% तक हल कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हमें बोर्ड, जो पंजाब के बोर्ड्स उन्होंने ऑलरेडी बता दिया है कि ये क्या है कि 50% आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चंस क्या वैसे ही आएंगे, डिफाइन फलान डिफाइन डेफिनेशंस आती जाएं, तो क्या ये ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे? तो अब आंसर होगा नो, ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम आएंगे। क्योंकि आप देखें ना, नॉलेज बेस अब कितना है 50%, तो 50% जो है वो डेफिनेशंस टाइप आ जाएंगी, लेकिन उसका कोई एडिशनल पार्ट लाजमी होगा। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, देखिएगा। सबसे पहले आपके पास आते हैं नॉलेज में आपके पास कौन सी कोई डेफिनेशंस आ सकती हैं, या बुक की लाइन्स, बुक मटेरियल, ये आपके पास नॉलेज होगा कि आपको आपकी बुक का नॉलेज कितना है। उसके बाद इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। व्हाट इज़ इम्यूनिटी, डिफाइन इम्यून सिस्टम, फर्स्ट ईयर से ये इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी वाला टॉपिक है, उसमें से सीधा क्वेश्चन है, बच्चा इसका आंसर कर लेगा। या व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस, सेकंड ईयर से है, इसका भी बच्चा जो है वो क्वेश्चन कर लेगा। ये तो हो गया नॉलेज बेस। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं नॉलेज बेस। बच्चे पूछते हैं कि सर हमें बता दें कि नॉलेज बेस क्वेश्चन कैसे होंगे, अंडरस्टैंडिंग बेस कैसे होंगे, और आपके पास जो एप्लीकेशन बेस है वो कैसे होंगे। तो ये आपके पास मेन इसकी एग्जांपल्स हैं, अब आपको आइडिया हो जाएगा। सारे तो मैं नहीं ना बता सकता, कोई एक दो एग्जांपल ही कोट करनी है। फिर आते हैं अंडरस्टैंडिंग बेस। अब इसमें आपके पास कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे, रिलेटेड टू सिलेबस होंगे, मे नॉट प्रेजेंट इन बुक, आपकी बुक में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। रोला सिर्फ ये, अब देखें ना, ये आपके पास अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट ईयर कितना होने जा रहा है 50%, अभी कितना है 35%। तो दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं बात बताऊं तो ये हम जा रहे हैं ए लेवल की तरफ। जैसे ए लेवल का पेपर होता है या आपके पास फेडरल का पेपर है, उसकी तरफ हम जा रहे हैं। पंजाब बोर्ड भी जो हैं वो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा खुद से लिखे, वो अब वो कीज़ बनाना, वो सारे का सारा काम जो है उसको ख़त्म किया जा रहा है, कि जो एक रट्टा लगाने वाला सिस्टम था वो विद द पैसेज ऑफ टाइम ख़त्म हो जाएगा। बच्चा जब MD कैट के अंदर अपेयर होगा तो उसको कम से कम नॉलेज तो होगा ना। अदरवाइज़ जब हम MD कैट की क्लासेस पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चे हमारा मुंह देख रहे होते हैं, क्यों सर ये तो हमने किया ही नहीं है, ये चैप्टर ही हमने स्किप कर दिया था। लाइक दिस, इस तरह के क्वेश्चंस आंसर सेशन होता रहता है बच्चों के साथ। तो इसके बाद आता है कि इसकी एग्जांपल्स हैं आपके पास। हाउ इन्फ्लेमेशन हेल्प इन इम्यूनिटी। अब इन्फ्लेमेशन का भी जिक्र है, इम्यूनिटी का भी जिक्र है, लेकिन अब आपको इसको अपनी वर्डिंग में लिखना होगा कि इन्फ्लेमेशन जब होती है वो इम्यूनिटी के अंदर कैसे हेल्प करती है। बेसिकली इन्फ्लेमेशन एक इम्यून रिस्पॉन्स ही होता है जो पैथोजेंस वगैरह के अगेंस्ट बनाया जाता है। खैर, हिस्टामिन की प्रोडक्शन होती है, ये सारा आप इसके अंदर लिखेंगे। आपको नॉलेज होगा तो आप ये आंसर अटैम्प्ट कर पाएंगे, आप उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी उस टॉपिक की तो आप कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हाउ होम्योस्टेसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन समटाइम। होम्योस्टेसिस की वजह से एवोल्यूशन हो जाती है सम टाइम, तो इसके लिए अब ये आपकी बुक पे येलो बॉक्स है, उसमें लिखा हुआ है, सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि होम्योस्टेसिस की वजह से एवोल्यूशन होती है, लेकिन कैसे होती है ये नहीं, ये आपको फेडरल की बुक जो है वो बताती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, क्योंकि ये आपके नॉलेज पे जो है ना वो करते हैं। क्यों, जब आप एवोल्यूशन का चैप्टर उसको इसके साथ होम्योस्टेसिस के साथ मिला दिया गया है, और थोड़ा सा आपकी बुक के अंदर वो बोनी फिश और कार्टिलेजिनस फिश जो है वो मैरीन और फ्रेश वाटर फिश जो है उनके बारे में बताया गया कि वो डिसेंडेंट थी और वो इंसेस्टर हैं उनके, और इस तरह से एवोल्यूशन होती गई, वो फिर उसमें कन्वर्ट हो गई। लाइक इस तरह का जो है वो आप उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर हल्का सा एवोल्यूशन का टच जो है वो नज़र आएगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर होम्योस्टेसिस, अगर आप अपने बॉडी के फ्लूइड को मेनटेन करते आ रहे हैं लॉन्ग टर्म से, तो वो आपके अंदर कंप्लीट चेंज आ जाएगी, उस चेंज की वजह से एवोल्यूशन हो जाएगी। तो यही वजह है कि होम्योस्टेसिस जो है उसकी वजह से एवोल्यूशन आती है। उसके बाद हाउ म्यूटेशंस आर हेल्पफुल सम टाइम। म्यूटेशन सम टाइम हेल्पफुल भी होती हैं, हर दफ़ा लीथल नहीं होती। तो इसके बारे में आपको हार्डे-वेनबर्ग थ्योरम अगर याद हो तो वहाँ पर आप जो इसका आंसर पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये एलिलिक फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज लेकर आते हैं। अगर एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो वेरिएशंस आती हैं, वेरिएशंस जो आपको पता है वो अच्छी होती हैं किसी भी पॉपुलेशन के लिए या एनवायरनमेंट
के अंदर। उसके बाद आते हैं एप्लीकेशन बेस। इसमें आपके पास इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है और इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे हम बायोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर बायोटेक्नोलॉजी वाले जितने भी पोर्शन है, पीसीआर की एप्लीकेशन क्या हो सकती है, डाईडिऑक्सी मेथड क्या है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, लाइक इस तरह से जीन क्लोनिंग की क्या है, जीनोमिक लाइब्रेरी की एप्लीकेशंस क्या हैं, ये इस तरह के क्वेश्चंस, ऑक्सीजन की एप्लीकेशंस क्या हैं। या एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, हाउ म्यूकस मेम्ब्रेन हेल्प इन इम्यूनिटी। आपने इम्यूनिटी वाले टॉपिक में म्यूकस मेम्ब्रेन का जो है वो पढ़ा है कि एक फिजिकल बैरियर है, ठीक है, तो वो किस तरह से हेल्प करती है, पैथोजन को जाने ही नहीं देगी क्योंकि हार्ड होती है, सख्त होती है। पायरिक्सिया हेल्प इन इन्फेक्शन डायग्नोसिस, बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है तो बॉडी के अंदर जब टेम्परेचर बॉडी का ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपको पता चल जाएगा कि बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कहीं ना कहीं है, दैट्स वाई तो मुझे टेम्परेचर हुआ है। तो ये उस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। हाउ ऑक्सीजन काजेज एपिकल डोमिनेंस, ऑक्सीजन किस तरह से एपिकल डोमिनेंस काज करती है। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं और वो आपके पास किस बेस में आएंगे, एप्लीकेशन बेस में आएंगे। अब ये देख लें आपके पास परसेंटेज, इस दफ़ा 50% नॉलेज आएंगी, 35% अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा मुश्किल पोर्शन है, और जो 15% है वो आपके पास कौन सा आएगा, एप्लीकेशन बेस। लास्ट पे बात बताता चलूँ, आपका पहले भी पेपर यूं ही बनता था, सिर्फ अब क्या होगा, हल्का सा आपके वर्डिंग चेंज की गई है क्वेश्चंस की और आप आंसर खुद से लिख सकते हैं। सो आपको बुक की एग्जैक्ट लाइन याद करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।